नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं प्राचीन और दिलचस्प विचार की गहराइयों में उतर रहे हैं। सोचिए हजारों साल पहले का समय, तक्षशिला गुरुकुल का वो शांत माहौल। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, अग्निवेश, भेला जैसे शिष्य हैं, और वहीं से आज की हमारी चर्चा का स्रोत है ग्रंथ आयुर्वेद, सामान्य सिद्धांत और चिकित्सा। जी हाँ। और इसमें हम आयुर्वेद के जो 6 मूल सिद्धांत हैं ना, षट पदार्थ जिन्हें कहते हैं, उनमें से एक पर खास ध्यान देंगे। वो है सामान्य, मतलब कि समानता का सिद्धांत। सामान्य। हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये समझने की चाबी है कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड यानी लोक और हमारा शरीर यानी पुरुष, ये कैसे जुड़े हैं, कैसे इनमें संतुलन रहता है। इसे लोक पुरुष साम्य भी कहते हैं, मतलब ब्रह्मांड और व्यक्ति में जो समानता है उसका सिद्धांत। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये सामान्य का सिद्धांत और इसका जो एक साथी है विशेष यानी विपरीतता का सिद्धांत, ये दोनों मिलकर आयुर्वेद में रोग को समझने, निदान करने और उसके उपचार की बुनियाद कैसे बनते हैं, है ना। और ख़ास तौर पर ये शरीर में वृद्धि मतलब बढ़ोतरी और साम्य मतलब संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं, यही समझेंगे और देखेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान की आज के समय में क्या अहमियत है। बिल्कुल। देखते हैं कि ये सदियों पुराने सिद्धांत आज भी हमारी सेहत और संतुलन को समझने में कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। ये वाकई काफी प्रासंगिक है आज भी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सामान्य आखिर है क्या। आचार्य आत्रेय का एक सूत्र मैंने पढ़ा, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सुनने में तो काफी गहरा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा सरल सा अर्थ है कि समान गुण या स्वभाव वाली जो चीजें होती हैं वो हमेशा वृद्धि यानी बढ़ोतरी का कारण बनती हैं। मतलब जब हम बाहर से कोई ऐसी चीज लेते हैं, खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं जिसके गुण हमारे शरीर के किसी तत्व से मिलते जुलते हैं, तो वो चीज शरीर में उस तत्व को बढ़ाएगी। अच्छा। तो ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कारण है, एक एक्टिव कॉज है। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ चीजों को मतलब क्लासिफाई करने का तरीका नहीं है कि ये एक जैसा है। ये असल में एक प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जो शरीर में बदलाव लाती है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए शरीर में किसी तत्व की कमी हो गई, तो हम उसी के जैसे गुण वाली चीजों से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। ये तो फिर इलाज का बेसिस हुआ। हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। सामान्य एक सक्रिय कारण है और आयुर्वेद चिकित्सा में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। जब कोई तत्व घट जाता है, क्षय हो जाता है, तो उसकी पूर्ति की जाती है। और लक्ष्य क्या होता है? स्वास्थ्य की संतुलित अवस्था, जिसे साम्य अवस्था कहते हैं, उसे वापस पाना। इसे समझने के लिए ना 2 परिभाषाएं दी गई हैं। देख, एकत्व कर्म। एकत्व कर्म, हाँ, यानी जो अलग अलग चीजों में एकता या समानता लाए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंसान हैं, अलग अलग दिखते हैं, पर सब में इंसानियत या मनुष्यत्व का गुण तो समान है ना, वो सामान्य है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है तुल्यार्थता, मतलब समान अर्थ या समान गुण वाला होना। जैसे कई सारी गायें हैं, अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज की, पर सब में गोत्व यानी गायपन का गुण समान है ना। तो ये दोनों ही परिभाषाएं यही बताती हैं कि सामान्य वो धागा है जो अलग अलग दिखने वाली चीजों को किसी एक गुण या स्वभाव के आधार पर एक ग्रुप में लाता है। ये विचार तो काफी दार्शनिक लगते हैं। क्या इनकी जड़ें हमारे भारतीय दर्शन में गहरी हैं? हाँ, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। खासतौर पर वैशेषिक दर्शन, जो भारत के प्रमुख दर्शनों में से एक है, वो सामान्य को एक मौलिक पदार्थ, एक फंडामेंटल कैटेगरी मानता है। ओह। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है, बल्कि अस्तित्वों को समझने का एक गहरा दार्शनिक नजरिया भी है इसके पीछे। वैशेषिक दर्शन में ये सामान्य यानी जिसे हम यूनिवर्सलिटी कह सकते हैं, और विशेष यानी स्पेसिफिसिटी या यूनिकनेस, इनकी बात आती है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और अलग कैसे हैं? देखिए, सामान्य वो है जो बहुत सारी चीजों में एक जैसा पाया जाता है। वो उनमें एक तरह की एकता, एक कॉमननेस लाता है। जैसे द्रव्यत्व का गुण, मतलब सब्सटेंसनेस, ये सभी द्रव्यों में होता है। वहीं विशेष वो है जो एक चीज को दूसरी से एकदम अलग करता है, उसकी अपनी पहचान बनाता है ना। तो ये दोनों साथ मिलकर ही हमें किसी भी चीज को पूरी तरह समझने में मदद करते हैं कि उसमें क्या समानताएं हैं और क्या उसकी अपनी खासियत है।
तो इस दार्शनिक समझ का आयुर्वेद जैसे मतलब एक प्रैक्टिकल साइंस के लिए क्या महत्व है? अरे इसका बहुत गहरा महत्व है, बहुत ज्यादा। आयुर्वेद इसी दार्शनिक आधार का इस्तेमाल करता है। शरीर के जो त्रिदोष है ना, वात पित्त कफ, जी। उनको बाहरी दुनिया की चीजों से जोड़ता है। मतलब आहार, औषधि, हमारा वातावरण, इनमें जो पंचमहाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनके गुणों से। और इसी से एक समग्र यानी होलिस्टिक इलाज का रास्ता खुलता है। शरीर और ब्रह्मांड को अलग अलग नहीं देखा जाता, माना जाता है कि दोनों एक ही नियम से बंधे हैं। कि वैशेषिक दर्शन ने सामान्य को और बारीकी से समझने के लिए इसका कोई वर्गीकरण, कोई क्लासिफिकेशन भी किया है? हाँ, किया है। उन्होंने सामान्य को उसकी व्यापकता के आधार पर बांटा है। मतलब कि कोई गुण कितनी ज्यादा चीजों पर लागू होता है, स्कोप के हिसाब से। मुख्य रूप से 3 स्तर बताए गए हैं, और इसका मकसद ही यही समझना है कि ये जो सामान्यता है ना, ये अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। अच्छा, वो कौन से स्तर हैं और उनका मतलब प्रैक्टिकल मतलब क्या है? देखिए, एक होता है पर सामान्य। पर मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा व्यापक है। जैसे सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, ये तो हर चीज में है ना, जो भी है वो है। हाँ, ठीक है। फिर दूसरा है अपर सामान्य। अपर मतलब नीचे का या कम, ये बहुत सीमित होता है, किसी खास ग्रुप तक ही। जैसे उदाहरण के लिए घटत्व मतलब मटके का गुण, ये गुण सिर्फ मटकों में ही मिलेगा और किसी में नहीं। और इन दोनों के बीच में आता है परापर सामान्य, जो न तो सबसे व्यापक है न सबसे सीमित। जैसे द्रव्यत्व यानी पदार्थ होना, ये सत्ता से कम व्यापक है क्योंकि गुण, कर्म आदि द्रव्य नहीं है, पर घटत्व से ज्यादा व्यापक है क्योंकि मटके के अलावा भी बहुत से द्रव्य हैं। अच्छा, तो इस क्लासिफिकेशन से चिकित्सा में क्या मदद मिलती है? आपने कहा था लचीलापन आता है। हाँ, लचीलापन वो ऐसे कि इससे चिकित्सक यानी वैद्य ये तय कर सकता है कि उसे किस लेवल पर काम करना है। क्या उसे बहुत व्यापक स्तर पर पोषण देना है, जैसे सभी बृहण द्रव्य जो पोषण देते हैं, या फिर किसी एक खास धातु या दोष के लिए बिल्कुल सटीक स्पेसिफिक गुण वाले द्रव्यों का चुनाव करना है। तो ये आयुर्वेद को एक मल्टी लेवल ट्रीटमेंट प्लान बनाने की क्षमता देता है। ये सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि स्थिति के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है। चलिए अब इसके एकदम व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। आपने बताया कि आचार्य आत्रेय ने सामान्य विशेष सिद्धांत को चिकित्सा का ध्रुव सिद्धांत कहा, मतलब मीन पिलर, और सामान्यम वृद्धि कारणम यानी समानता से वृद्धि होती है, ये सेंट्रल आइडिया है। तो असल में एक वैद्य या चिकित्सक इसका इस्तेमाल कैसे करता है प्रैक्टिस में? हाँ, तो प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि जब शरीर में किसी दोष की, जैसे वात पित्त या कफ, या किसी धातु की, शरीर के टिश्यूज जैसे रस, रक्त, मांस, या फिर मल की, जैसे पसीना, मूत्र, इनकी जब कमी हो जाती है ना, हाँ। जिसे आयुर्वेद में क्षय अवस्था कहते हैं, तो इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है सामान्य सिद्धांत का प्रयोग करना और उस कमी को पूरा करना। और ये कमी पूरी कैसे की जाती है? क्या खिलाकर? ये पूर्ति बाहरी दुनिया से, मतलब हमारे आहार से, औषधियों से और हमारी जीवन शैली से समान गुणों वाले द्रव्य यानी पदार्थ, गुण यानी क्वालिटी, और कर्म यानी क्रिया या लाइफस्टाइल को अपनाकर की जाती है। जैसे मान लीजिए शरीर में रूखापन, रूक्ष गुण बहुत बढ़ गया है, हाँ। तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे? चिकनाई यानी स्निग्ध गुण वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे, जैसे घी खाना, तेल मालिश करना, ये कर्म हो गया। लेकिन अगर शरीर में चिकनाई की ही कमी है, स्निग्धता का क्षय है, तो फिर घी या तेल जैसे स्निग्ध द्रव्यों का सेवन बढ़ाना होगा। मतलब जो कम है उसी के जैसा देना है, जैसे को तैसा। कोई और ठोस उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए किसी में कफ दोष कम हो गया है, तो क्या करेंगे? जरूर। कफ के मुख्य गुण क्या हैं? भारी, गुरु, चिकना, स्निग्ध, ठंडा, शीत, धीमा, मंद। तो अगर कफ का क्षय है, मतलब ये गुण शरीर में कम हो गए हैं, तो व्यक्ति को भारी और चिकनाई वाले आहार लेने की सलाह दी जाएगी, जैसे दूध, घी, चावल, मिठाई। साथ ही ज्यादा मेहनत वाले काम, मतलब कर्म, उससे बचने को कहा जाएगा, आराम करने को कहा जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें, आहार, उनके गुण और ये आराम करने का कर्म, ये सब कफ के समान है और उसकी वृद्धि करेंगे। अच्छा, और अगर इसका उल्टा हो, मतलब किसी दोष की वृद्धि हो जाए, क्या उसके कारण भी सामान्य सिद्धांत से समझे जा सकते हैं कि ये क्यों बढ़ा? बिल्कुल, एकदम सही सवाल है।
अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल व्यायाम नहीं करता, दिन भर आलस्य में रहता है, ये कर्म हुआ, तो ये कफ के मंद और स्थिर गुणों के समान है ना। तो इससे शरीर में कफ दोष बढ़ सकता है। इसी तरह अगर किसी की दिनचर्या बहुत अनियमित है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, रूखा सूखा ठंडा भोजन करता है, ये सब द्रव्य गुण कर्म हुए, ये सब वात के चल रूक्ष सूखा लघु हल्का गुणों के समान है, तो क्या होगा, ये वात दोष को बढ़ा सकते हैं। धातुओं के बारे में बताइए, जैसे शरीर के टिश्यूज, उनके पोषण में ये सिद्धांत कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी की मांस धातु यानी मसल टिश्यू कमजोर हो रही है। अच्छा सवाल। अगर मांस धातु का क्षय है, तो सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि हमें ऐसा आहार और ऐसी क्रियाएं अपनानी होंगी जिनमें मांस के समान गुण हो। अब मांस के गुण क्या हैं? भारी, गुरु, स्थिर स्थिर, स्थूल मोटा। तो भारी पौष्टिक आहार लेना, पर्याप्त आराम करना, ये कर्म हो गया। ये सब मांस धातु को बढ़ाएगा। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि मांस खाने से मांस धातु बढ़ती है। लेकिन अगर वो संभव न हो या कोई न खाना चाहे, तो उसी तरह के गुणों वाले शाकाहारी पदार्थ जैसे दालें, दूध उत्पाद, ये भी ये काम कर सकते हैं। यही तो बृहण चिकित्सा है, यानी शरीर को पोषण देने वाली चिकित्सा। उसका ये मूल आधार है। क्या दवाओं के चुनाव में भी, मतलब हर्बल मेडिसिन में भी यही सिद्धांत काम करता है? हाँ बिल्कुल। ये आयुर्वेद की जो फार्माकोलॉजी है ना, जिसे द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है ये। एक बहुत सटीक उदाहरण देती हूँ। स्तन्य क्षय, यानी माँ के दूध की कमी हो जाना। क्यों? क्योंकि माँ के दूध के गुण क्या है? वो मीठा होता है, मधुर रस, उसकी तासीर ठंडी होती है, शीतवीर्य, और उसमें चिकनाई होती है, स्निग्ध गुण। और जीवंती में भी यही गुण होते हैं? क्या बात है! जी हाँ, कमाल की बात है कि जीवंती औषधि में भी ठीक यही गुण पाए जाते हैं, मधुर रस, शीतवीर्य और स्निग्ध गुण। तो गुणों की इसी समानता, इसी सामान्य के कारण जीवंती को स्तन्य यानी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में इतना कारगर माना जाता है। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितना प्रैक्टिकल और कितना सटीक गाइडेंस दे सकता है दवा चुनने में भी। तो हमने देखा कि सामान्य यानी समानता चीजों को बढ़ाती है, पोषण देती है, लेकिन आपने शुरू में विशेष यानी विपरीतता का भी जिक्र किया था। अब सेहत तो भाई संतुलन का नाम है, तो चिकित्सा में इन दोनों का, सामान्य और विशेष का संतुलन कैसे साधते हैं? हाँ, यही तो आयुर्वेद की सुंदरता और गहराई है। चिकित्सा सिर्फ सामान्य के भरोसे नहीं चलती कि बस बढ़ाते जाओ, और ना ही सिर्फ विशेष के भरोसे कि बस घटाते जाओ। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन दोनों का सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग किया जाए। सामान्य का उपयोग कब करना है? जब किसी चीज की कमी हो, क्षय हो, उसे भरना हो। और विशेष का उपयोग कब करना है? जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हो, वृद्धि हो गई हो, उसे घटाना हो। कोई उदाहरण? कैसे तय करते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में भारीपन, गुरु गुण बहुत बढ़ गया है, उससे मोटापा आ रहा है, आलस्य रहता है, पाचन धीमा हो गया है। अब यहाँ सामान्य सिद्धांत काम नहीं करेगा। भारी को और भारी थोड़ी करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें विशेष सिद्धांत अपनाना होगा। गुरु यानी भारी का विपरीत गुण क्या है? लघु यानी हल्का। इसलिए चिकित्सक उसे हल्के गुण वाले आहार देगा, जैसे जौ, मूंग दाल, छाछ, और हल्के कर्म करने को कहेगा, जैसे व्यायाम, दौड़ना, ताकि वो जो बढ़ा हुआ भारीपन है वो कम हो सके। तो क्या आयुर्वेद के जो मुख्य उपचार के तरीके हैं, जैसे मैंने सुना है लंघन, हल्का करना, बृंहण, पोषण देना, स्नेहन, चिकनाई देना, रुक्षण, रूखापन लाना, क्या ये सब इसी संतुलन पर आधारित हैं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एकदम सही। आयुर्वेद के जो 6 मुख्य उपचार उपक्रम हैं ना, लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, पसीना लाना और स्तंभन, किसी चीज के प्रवाह को रोकना, ये मूल रूप से सामान्य और विशेष सिद्धांतों के ही विवेकपूर्ण अनुप्रयोग हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। कब शरीर को पोषण, सामान्य देना है और कब उसमें से अतिरिक्तता को निकालना या कम करना विशेष है। यही चिकित्सा की कला है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत तो जैसे नियम हो गए, लेकिन इनको लागू करने में चिकित्सक की समझ, उसके विवेक का बहुत बड़ा रोल है। मतलब सिर्फ रूल्स रट लेने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से। यहीं पर युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा का महत्व सामने आता है। युक्ति व्यपाश्रय? हाँ, जिसे हम तर्क संगत या विवेकपूर्ण चिकित्सा कह सकते हैं, रैशनल थेरेपी। देखिए, सामान्य और विशेष सिद्धांत तो यूनिवर्सल हैं, लेकिन किस रोगी में, किस समय, कौन सा दोष, धातु या मल घटा है या बढ़ा है, उसकी मात्रा कितनी है, रोगी की बाकी स्थिति क्या है, उसकी उम्र, बल, प्रकृति क्या है, इन सब को समझकर सही उपचार योजना बनाना, सही कॉम्बिनेशन चुनना, यही वैद्य का कौशल और विवेक है। इसी को युक्ति कहते हैं। और यही चीज आयुर्वेद को सिर्फ एक पारंपरिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक तर्क पर आधारित, एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति बनाती है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हजारों साल पुराने ये सिद्धांत इतने व्यवस्थित और तर्कसंगत हैं। कई लोग शायद सोचते होंगे कि अरे ये तो पुरानी बातें हैं, आज के विज्ञान के युग में, मॉडर्न साइंस के जमाने में इनकी क्या जगह है? क्या इनका कोई आधुनिक वैज्ञानिक आधार भी दिखता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ। बल्कि स्रोत में इस बात का भी उल्लेख है कि आचार्य आत्रेय ने मानो एक तरह से भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में जब दूसरी सभ्यताएं विज्ञान में तरक्की करेंगी तो वो भी संतुलन के इसी शाश्वत नियम को पहचानेंगी, भले ही वो उसे कोई और नाम दे। जैसे आज हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, अरे हाँ, ये तो आधुनिक जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। शरीर का अपने अंदर के माहौल को स्थिर बनाए रखने की क्षमता। बिल्कुल, होम्योस्टेसिस ठीक यही तो करता है। शरीर के अंदरूनी माहौल को, जैसे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, पीएच लेवल, इनको एक बहुत ही संकरी स्थिर सीमा में बनाए रखता है। और ये होता कैसे है? फीडबैक लूप्स के जरिए। जब कोई चीज कम होती है, क्षय, तो शरीर उसे बढ़ाने वाले मैकेनिज्म जैसे हार्मोन्स, नर्व सिग्नल्स एक्टिवेट करता है। ये कुछ सामान्य सिद्धांत जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। और जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, वृद्धि, तो शरीर उसे कम करने वाले मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। ये एक विशेष सिद्धांत जैसा है। खून में शुगर का नियंत्रण इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे काम करते हैं। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब हजारों साल पहले आयुर्वेद ने शरीर के संतुलन बनाए रखने के जिस डायनामिक सिद्धांत को समझा, आधुनिक विज्ञान उसी को अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी भाषा में समझ रहा है। अच्छा, क्या इस सिद्धांत का दायरा सिर्फ चिकित्सा या बायोलॉजी तक ही सीमित है? आपने शुरू में लोक पुरुष साम्य की बात कही थी, ब्रह्मांड और मानव में समानता। हाँ, सही याद दिलाया आपने, क्योंकि ये सिद्धांत लोक पुरुष साम्य पर आधारित है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इसे आप जीवन और प्रकृति के लगभग हर क्षेत्र में देख सकते हैं। संतुलन और असंतुलन, वृद्धि और क्षय, समानता और विपरीतता, ये नियम हर जगह काम करते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं चिकित्सा से बाहर? जरूर। जैसे आप पारिस्थितिकी को देखिए, इकोलॉजी। अगर किसी इकोसिस्टम में किसी जरूरी तत्व की कमी हो रही है, मान लीजिए मिट्टी में किसी पोषक तत्व का क्षय हो रहा है, तो संतुलन वापस लाने के लिए क्या करना होगा? वही तत्व या वैसे ही कुछ डालना होगा। बिल्कुल, उसी तत्व या उसके समान गुणों वाले खाद को डालना होगा। सामान्य सिद्धांत। या अगर कोई आक्रामक प्रजाति, कोई इन्वेसिव स्पीशीज बहुत बढ़ गई है वृद्धि, तो उसे नियंत्रित करने के लिए विपरीत उपाय, विशेष सिद्धांत करने होंगे। इसे आप सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में भी देख सकते हैं। अगर किसी समाज में ज्ञान या अवसर की कमी है, क्षय, तो उसे दूर करने के लिए क्या करना होगा? शिक्षा और अवसरों को बढ़ाना होगा। सामान्य सिद्धांत। अगर कहीं संसाधनों का बहुत ज्यादा जमाव हो गया है एक जगह, वृद्धि, तो उसे संतुलित करने के लिए वितरण की नीतियां, विशेष सिद्धांत लानी होंगी। और आजकल जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की इतनी बात होती है, क्या वहां भी ये सिद्धांत नजर आता है? हाँ, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज क्या है? पृथ्वी के पर्यावरण का जो संतुलन है, जो उसकी सामान्य अवस्था है, उसका बिगड़ना, उसमें क्षय होना। अब इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा? हमें संतुलन लाने वाले कर्म और द्रव्यों को बढ़ाना होगा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल। ये प्रकृति के संतुलन के समान है। वनों को लगाना और बचाना, ये सामान्य सिद्धांत का एप्लीकेशन है। और साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले कर्मों को कम करना होगा। ये विशेष सिद्धांत का एप्लीकेशन है।
ये तो सच में दिखाता है कि ये सिद्धांत कितना मौलिक और कितना यूनिवर्सल है। ये सिर्फ आयुर्वेद का नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये प्रकृति के काम करने का ही एक बुनियादी नियम है। बिल्कुल। और यही इसकी वैज्ञानिकता और इसकी कालातीत प्रासंगिकता, मतलब टाइमलेस रेलेवेंस को दर्शाता है। ये सिद्धांत आज के दौर में भी, जहां हम एविडेंस बेस्ड तरीकों की बात करते हैं, वहां भी एक मजबूत वैचारिक ढांचा, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, संतुलन कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। यह सिद्धांत, यानी समानता का सिद्धांत, आयुर्वेद में बढ़ोतरी, पोषण और किसी चीज को फिर से स्थापित करने, मतलब रेस्टोरेशन, का मूल आधार है। ये वैशेषिक, जैसे दर्शन की गहरी सोच और चरक संहिता जैसी व्यवहारिक चिकित्सा के बीच एक पुल का काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे फिलोसॉफिकल ट्रुथ प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं। और हमारे लिए, जो शायद आयुर्वेद के विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ी टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा संदेश ये है कि स्वास्थ्य, या कहें कि संतुलन, कोई रुकी हुई मंजिल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक डायनामिक बैलेंस है, एक डांस की तरह समझ लीजिए। और इस संतुलन को बनाए रखने, और अगर ये बिगड़ जाए तो इसे वापस पाने का तरीका, सामान्य यानी समानता से बढ़ाना और विशेष यानी विपरीतता से घटाना के सही, विवेकपूर्ण और तर्कसंगत, जिसे हमने युक्ति व्यापाश्रय कहा, उसके इस्तेमाल में छिपा है। और ये बात सिर्फ आयुर्वेद पर ही नहीं, शायद जीवन के कई और पहलुओं पर भी लागू होती है। बहुत खूब कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस सामान्य विशेष सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रकृति को देखते हुए, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में या समाज में सामान्यता से वृद्धि और विपरीतता से कमी के पैटर्न को पहचान सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या इस पहचान से हमें चीजों को देखने का कोई नया नजरिया या समस्याओं के कुछ नए समाधान मिल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।